नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान है अंकित राणा, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर। और आज राणा साहब से कई बातें हम करेंगे। राणा साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते सत्सिंह जी। ये आपका दूसरा विजिट है। हाँ। तो पहले आप आए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और हरियाणा यूनिवर्सिटी के बीच में हमने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया था और बहुत ही कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला था। लेकिन इस बार जो मेरा सवाल रहेगा ना, 1 अगस्त से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम की क्लासेस शुरू होने वाली, एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। बच्चे लगभग पहुंच गए हैं या पहुंच जाएंगे, लेकिन ये मानिए कि अब अगस्त फर्स्ट वीक से सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो नए बच्चे राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से आएंगे। दिल्ली में जमघट लगेगा। तो उनको क्या आप कहना चाहते हो? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया। और जो भी स्टूडेंट जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो सबसे पहले सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप सबका दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आप बेफिक्र होके आइए, आराम से आइए, आपका स्वागत है जी। तो नए बच्चों को मतलब देखिए, बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं। अभी तो हॉस्टल कुछ लोगों को मिल जाएगा, लेकिन एक वो नियम है कि जो एनसीआर के अंदर आते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? हाँ, उसमें थोड़ा सा एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 70-80 किलोमीटर दायरे में जो आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसको हॉस्टल जनरली नहीं देते एनसीआर में। बाकी जो है आसपास पीजी वगैरह है, तो वहाँ पे वो जो है एकोमोडेट कर सकता है। बाकी हॉस्टल है भी बहुत कम दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी कॉलेज के पास तो हॉस्टल है ही नहीं, तो ज़्यादातर लोग बाहरी मतलब स्टे लेते हैं। अच्छा, हॉस्टल वर्सेस पीजी, आपके हिसाब से कौन सा बेटर? दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए। इसमें तो सीधा ही आंसर हॉस्टल है कि हॉस्टल में जो आपकी फ्रेटर्निटी बनती है, हॉस्टल के जो फ्रेंड सर्कल है, वो हॉस्टल ही बेटर है उसमें तो पीजी क्यों नहीं है? पीजी में चूँकि पीजी प्राइवेट ओनरशिप है, तो उसमें थोड़ा रहने का, खाने का और थोड़ा सा चकचक होती है ओनरशिप की तरफ से। और उतना आपस में एक जो हॉस्टल में जो फील आता है कम्युनिटी का, वो उतना फील नहीं आ पाता स्टूडेंट वाला। मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को जिनको हॉस्टल मिला था, लेकिन वो हॉस्टल छोड़ के पीजी उन्होंने चूज़ किया। उसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में ना वो पढ़ाई ना कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। पीजी में आप ये है कि थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, लेकिन आप अपने हिसाब से चीज़ों को, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। हॉस्टल में थोड़ा सा लड़कियों के लिए खास करके शाम को 5 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, जिनको कोचिंग वोचिंग लेनी होती है, ये इश्यूज़ तो हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चूँकि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, तो थोड़ा बहुत उनको सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज़ से टाइमिंग वगैरह का ऐसे देखना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर लड़कियाँ या तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल प्रीफर करती है, या फिर इंडिपेंडेंट फ्लैट वगैरह का भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे सिस्टम है। 3-4 गर्ल्स मिलके प्राइवेट मतलब फ्लैट वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं, तो वो भी बेटर ऑप्शन है। बाकी कई लोग अच्छे लग्जरी पीजी भी है महंगे, तो वहाँ भी प्रीफर कर सकते हैं सेपरेट रूम लेके। ऑन एन एवरेज एक बीए के लिए जो बच्चा कोर्स के लिए जा रहा है, उसका 1 साल में कितना खर्च आ जाता है? मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख तो आता ही आता है। ये खर्चा महीने का 15-20 हज़ार तो मान के चलिए। 15-20 हज़ार, जिसमें अगर पीजी में रहे या हॉस्टल में रहे, इतना तो आ ही जाता है। हाँ, कहीं भी रहे तो मान के चलिए ऑन एवरेज 1.5 से 2 लाख आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उन्हीं का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, खास करके नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस में। तो उनका एक एम होता है या तो यूपीएससी में जाए या एसएससी की कोचिंग करें। तो उनको कब शुरू करनी चाहिए? जैसे फर्स्ट ईयर तो मुझे लगता है उनको पूरा कॉलेज की लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। कॉलेज में इतनी सारी सोसाइटी है, डिबेट है, फैशन सोसाइटी है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है। तो पहले तो 1 साल उनको पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि एकदम से स्कूल की लाइफ से कॉलेज की लाइफ जा रहे हैं, तो बहुत सारा ओपननेस और फ्रीडम उनको लगता है। तो 1 साल तो उनको पूरा कॉलेज की लाइफ को खुल के एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन, अपनी हॉबीज़ को पहचान के फिर सेकंड या थर्ड ईयर में उनको लगता है कि अगर यूपीएससी या किसी और कोचिंग में जाना है या करियर में, तो सोच सकते हैं जाने का। पर्सनैलिटी बच्चे की इम्प्रूव होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? कुछ ऐसा है? माँ बाप बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गया खुल जाता है बच्चा? बिल्कुल खुल जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा जब आपको जो है चीज़ें करने को मिलेगी, तो आप तमाम चीज़ों में जब पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको
जो है चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत सारे आपको जो है पैसन डेवलप हो जाते हैं। जैसे कई स्टूडेंट हैं जो स्कूल से जाते हैं, थोड़ा बहुत सिंगिंग या स्पोर्ट्स में उनको इंटरेस्ट है, कॉलेज में हो सकता है उनको म्यूजिक सोसाइटी में जाने के बाद हो सकता है वो फिर म्यूजिक में अपना पैसन आगे बढ़ाए और स्पोर्ट्स में भी, तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तो मिलता है। लेकिन पेरेंट्स की कंसर्न रहती है कि बच्चा करियर बनाए, पैशन वैशन तो ठीक है, पेरेंट्स का फोकस होता है कि बच्चा अपना करियर बना ले। लेकिन आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि करियर तो बन ही जाएगा, इतने अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी भी बनाना बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़रूरी है, और आजकल तो एकेडमिक्स में चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज हो तो पर्सनैलिटी पे ही ज़्यादातर फोकस दिया जाता है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो ज़्यादातर जो है स्किल्स को लेकर के, आपकी लीडरशिप स्किल है, चाहे कोई आपका टैलेंट है, तो इन चीज़ों पे काफ़ी मतलब ध्यान दिया जाता है आजकल एजुकेशन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लड़कियों के लिए कितना सेफ है? लड़कियों के लिए काफ़ी हद तक सेफ़ है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा आजकल क्राइम तो हर जगह बढ़ा है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस तो रखनी चाहिए कि थोड़ा सा मतलब चीज़ों को, ओवरऑल सेफ़ है लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट कम्युनिटी का दिल्ली में कितना दबदबा है, खास करके वो एरिया जहाँ पर ये सारे कॉलेजेस वगैरह और हर चीज़ें हैं? स्टूडेंट कम्युनिटी का उसमें पूरा ही प्रभाव है, क्योंकि आसपास नॉर्थ कैंपस में तो सारा ही जो मतलब जगह है, जितना भी एरिया है रहने के लिए, वो सारा का सारा स्टूडेंट ऑक्यूपाइड एरिया है। तो उसमें पूरा आपको लगेगा ही नहीं, आप मतलब स्टूडेंट को एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि वो उनका गांव वो शहर ही बस जाता है, पूरा दबदबा है, पूरा दबदबा है। कोई इशू हो तो मदद मिल जाती है। हाँ, कोई इशू है तो वहाँ पे स्टूडेंट आपस में सब फ्रेंड सर्कल है, तो कोई भी आप फ़ोन करेंगे तो आपकी मदद के लिए आएगा। बाकी पुलिस है, बाकी आसपास के जो लोकल रेजिडेंट्स है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट को लेके, कोई भी इशू आता है तो सब लोग आपस में सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के टीचर्स कैसे हैं? जैसे कॉलेजेस की बताते हैं कि कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, लेकिन जो फैकल्टीज़ हैं, क्या सभी कॉलेजेस में एक जैसे ही, या कुछ कॉलेजों में कॉम्पिटेंट ज़्यादा हैं, बाकियों में कम हैं? कुछ फैकल्टी में ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स है वो क्वालिफ़िकेशन तो सेम ही रखते हैं, बट थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि किसी को मतलब टीचिंग में पढ़ाने का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अंतर हो जाता है। बाकी आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो वहाँ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो पूरा फैकल्टी का परफॉर्मा, रिज्यूम वगैरह सब आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस फैकल्टी ने कितना एकेडमिकली कंट्रीब्यूशन किया है, कितनी किताब लिखी है, कितने रिसर्च पेपर है, किस किस अच्छे अच्छे पब्लिकेशन में है। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो फैकल्टी, इंडिविजुअल फैकल्टी और उस कॉलेज की फैकल्टी मतलब कितना एकेडमिकली कम्पिटेंट है। और बीए प्रोग्राम जो है वो मतलब यूजी कोर्स अब 4 साल के कर दिए एनईपी के हाँ, बाद। अभी 4 साल का 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। उससे क्या फ़र्क आएगा? उससे फ़र्क ये आएगा कि जो आप 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का मास्टर करते थे, उसके बाद जब पीएचडी में जाते थे, तो अब अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में अगर 4th ईयर कंप्लीट करते हैं तो उसमें लास्ट ईयर आपको रिसर्च का जो कोर्स वर्क पेपर उसमें रखा गया है, तो आपको रिसर्च अंडर ग्रेजुएशन में ही सिखा दी जाएगी। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, 75 प्लस अगर ग्रेड लेके आते हैं, तो आपको डायरेक्ट पीएचडी में जाने का मौका मिल सकता है। और उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता होगा? हाँ, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है, बाकी जो भी मतलब एलिजिबिलिटी रहता है वो सब रहेगा। अच्छा, सक्सेस रेट क्या है कि जी कितने सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं? सक्सेस रेट यानी कि वो अपने जीवन में किसी ना किसी करियर में कामयाब हो गए। आपको क्या लगता है कि हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सक्सेस रेट का फ़र्क है? अभी 2-4 दिन पहले ही दी ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1000% जो है प्लेसमेंट स्कोर रहा है। वाइस चांसलर ने खुद भी उस आर्टिकल को शेयर किया है सोशल मीडिया पे। और हर कॉलेज का अपना प्लेसमेंट सेल है, हर डिपार्टमेंट का अपना प्लेसमेंट सेल है, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी का अपना प्लेसमेंट सेल है। तो यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोशिश करता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बाकी जो चीज़ें हैं, उनसे मिल के कोलेब्रेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट कराई जाए। तो कोशिश रहती है, बाकी स्टूडेंट के इंडिविजुअल पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा अंकित भाई, ये और बताओ कि ऐसा कहते हैं कि दिल्ली जाने के बाद बच्चों को हवा लग जाती है, सभी को तो नहीं, लेकिन वो हवा क्या होती है, थोड़ा सा समझाओ। हवा लगने का क्या मतलब होता है? हवा तो ऐसे कुछ नहीं लगती है, क्योंकि आप स्कूल में सुबह 7:30 से लेके 2:30 बजे तक का जो एक इतना रिजिड शेड्यूल बनता है, तो उसमें सुबह की घंटी से लेके दोपहर की घंटी के बाद आप घर जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं,
और पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत घुलना मिलना। तो जब आप जो एकदम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको कोई सुबह की घंटी का डर नहीं, कोई दोपहर की घंटी का, जब आप मर्जी क्लास जाएं, जब मर्जी आप टीचर से बात करें, जब मर्जी आप जो है कहीं घूमना है, फिरना है, कुछ पढ़ना है, लिखना, तो आप उसमें अपना टाइम डिसाइड करते हैं कि मुझे किस टाइम क्या करना है। मुझे इस टाइम स्पोर्ट्स खेलना है, या मुझे स्टडी करना है, या लाइब्रेरी जाना है। तो आपकी पूरी मतलब चॉइस है कि आप किस टाइम क्या डिसाइड करते हैं। तो उसको थोड़ा सा कह देते हैं कि हम थोड़ा सा हवा लग गई है। नहीं, बहुत सारे बच्चे जैसे 10th में 12th में या CUET में बहुत अच्छा स्कोर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में बढ़ते हैं तो उनके मार्क्स कम आते जाते हैं दोस्तीबाजी में, घूमने फिरने में, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उनमें ज़्यादा ध्यान हो जाता है, करियर कहीं पीछे छूट जाता है। फिर उनको एकदम से झटका लगता है ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद, अरे बहुत दूर आ गए। क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपके पास एकदम अनएक्सपेक्टेड इतने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के खुल जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कैरियर हासिल करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा उसमें भटकाव स्टार्टिंग में रहता है, और कुछ बच्चे हो सकता है उसमें थोड़ा सा नुकसान में भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश रहनी चाहिए सबको मिलके कि उसको कंट्रोल किया जाए, डिसिप्लिन में रहा जाए, क्योंकि स्टूडेंट की पहली प्रायोरिटी तो स्टडी ही होना चाहिए अल्टीमेटली। तो वो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा, एक कॉलेज के स्टूडेंट, टॉप कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उनका वहाँ एडमिशन हुआ, तो उन्होंने बताया कि बहुत खुश थे वो कि वहाँ एडमिशन हो गया है। अब उन्होंने 1 साल पूरा कर लिया, अब 2nd ईयर में है। तो उनका ये कहना है कि वहाँ का जो कल्चर है ना, बहुत मेरिटोरियस बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, या फिर बहुत अमीरों के बच्चे हैं, टॉक्सिक सा माहौल है। वो बड़ा दोस्ती भी देख के करते हैं कि भाई तू कितना अमीर है, अमीर अमीर से दोस्ती करेगा, पढ़ाकू पढ़ाकू से दोस्ती करेगा, और ना वो जो मतलब कॉलेज वाली लाइफ है वो वाली बात नहीं है। ये क्या सिस्टम ऐसा इसलिए है कि जो एकेडमिक्स है या जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में एक थोड़ा एलीट आइडिया लगता है, और ये सच्चाई भी है। तो जो भी रूरल बैकग्राउंड से या किसी भी मार्जिनल सेक्शन से जाता है, OBC या ST है या आदिवासी प्रीवियस से आता है, तो थोड़ा सा एक्सक्लूजन तो फील होता ही है स्टार्टिंग में, लैंग्वेज को लेके, थोड़ा रहन सहन को लेके, थोड़ा सा मतलब बाकी जो एक आर्टिकुलेशन जो एलीट फैमिली से आता है उसको सब पता है, उसको कम जानकारी है, तब भी वो थोड़ा सा ऐसी बॉडी लैंग्वेज से बात करेगा कि आपको लगेगा उसको बहुत कुछ आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई दिखेगा। तो वो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस आउट होता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, वो उसका क्या वे आउट है? देखो, स्वाभाविक है, एकदम से आपको कल्चरल शॉक भी लग सकता है, एलिटिज्म वाली बात की, तो करे क्या, सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उसमें आपको उनको compete करना पड़ेगा। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात है, चाहे कॉन्फिडेंस की है, चाहे नॉलेज गेनिंग की बात है, चाहे बाकी जो एक्टिविटी है और जो पर्सनैलिटी आपको लगता है, तो वो एक रिक्वायरमेंट जो मिनिमम रहता है, तो वो उसमें आपको डे टू डे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आपको लैंग्वेज के नाम पे दिक्कत रहेगी। अगर लंबे टाइम तक आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को अडोप्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, अच्छी नॉलेज नहीं रखेंगे, रेगुलर आप स्टडी नहीं करेंगे, तो थोड़ा एक टाइम पे आगे एकदम बर्डन फील होगा ही होगा। तो थोड़ा स्टार्टिंग से जैसे स्कूलों में होता है कि हर चैप्टर पढ़ाया जाता है जो भी सिलेबस में है, लेकिन जैसे हम भी कॉलेजों में पढ़े हैं, हमारे यहाँ तो टीचर्स ने मोटा मोटा करवा दिया, मतलब 50-60% करवा दे, बाकी खुद करो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि क्या एक चैप्टर पढ़ाया जाता है या फिर मोटा मोटा ओवरव्यू सा दिया जाता है? वहाँ भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में या जो कॉलेज में जो पढ़ाई है वो लेक्चर बेस्ड पढ़ाई है, तो उसमें ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको चैप्टर 1 से लेके 10 तक ही पढ़ाएंगे। वहाँ पे टीचर का और स्टूडेंट का आपस में थोड़ा सा एक मतलब मेल जोल रहता है कि किस यूनिट से स्टार्ट करें, तो वो थोड़ा लेक्चर बेस है। कभी कभी वो एक्टिविटी बेस भी हो जाता है, कभी कभी टीचर चाहे तो उसको फील्ड वर्क में भी जो है कन्वर्ट कर देता है। तो फ्लेक्सिबल है टीचिंग मेथड वहाँ का, फ्लेक्सिबल है, ऐसे स्कूल टाइप का थोड़ा सा नहीं है। सेल्फ स्टडी की तरह मदद करती है? सेल्फ स्टडी तो पूरा ही मदद करता है आपको, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप अपने सेल्फ मोटिवेटेड जो होके पढ़ता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। अच्छा, रौनक खत्री के बारे में बताओ। बड़ा सोशल मीडिया पे रौनक खत्री वायरल है, ये क्या सच्ची में इतना सोशल एक्टिविज्म वो करते हैं, या फिर वो जैसे आजकल PR स्टंट चल रहा है? रौनक खत्री की अभी डूसू के अध्यक्ष है, अभी 2 महीने तक और रहेंगे। तो अपनी तरफ से जो स्टूडेंट के बेसिक इशूज़ हैं उनको वो रेज कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट लीडर को जितना स्टूडेंट के लिए लड़ना चाहिए उसमें वो मुझे लगता है अपना 100% दे रहे हैं। बाकी
जो अपोजिशन वाले हैं वो तो जाहिर सी बात है उसको पिया स्टंट कहेंगे, जो भी कहे, लेकिन एक स्टूडेंट लीडर जनरली ऐसा करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो तो उसको स्टूडेंट के जेन्युइन मुद्दे उठाना चाहिए। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे वो गोबर वाला इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये हो कैसे सकता है? मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ही अपने आप में इस तरह से करते, फिर रौनक खत्री आके उस जो भी कुछ करता है, तो आपको लगता है इस तरह की घटनाएं जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं जो इमेज बनी हुई है उसको टारनिश तो करता ही है? बिल्कुल, इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी की इमेज को थोड़ा धक्का लगा है, और वाइस चांसलर ने स्वयं मीडिया के सामने आकर के इस पे अपनी जो है प्रतिक्रिया दी थी, और इस बात का आश्वासन दिया कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें इस तरीके की जो है रूढ़िवादी चीज़ें जो है एकदम नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन उसके बाद से टाइट है। अंकित भाई, ये बताओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव भी अभी 2 महीने बाद होने जा रहे हैं, तो हमारा बच्चा जो खास करके अभी स्कूल से पास आउट होकर निकला है, खास करके गांव से, छोटे कस्बों से, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव वाले सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब अगर उसको आगे चल के पॉलिटिक्स में अगर करियर बनाना है या उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तब तो ठीक है, कुछ हद तक की अपना वो रुचि रख सकता है। अदरवाइज एज ए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का आप भी तो हिस्सा है ना, आप भी एज ए वोटर हैं, स्टूडेंट हैं, तो उसकी सामान्य जानकारी रखिए। आप उस जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा दूर से डिस्टेंस बना के भी समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर के। एक्टिव कैंपेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? एक्टिव अगर आपका इंटरेस्ट है तभी ठीक है, अदरवाइज फिर आपका टाइम वेस्ट है, आपकी स्टडी का लॉस होगा। अल्टीमेटली आप स्टडी करने गए, और अगर जो पीयर ग्रुप है वो अगर फोर्स करे कि नहीं हमारे साथ 10 दिनों की तो बात है, हफ्ते की तो बात है, एक्टिव कैंपेनिंग में हम भी आपके काम आएंगे, कहीं कोई इशू हो गया तो चलो चलो, जैसे हम करते थे। नहीं, उसमें तो आपको थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपका पीयर ग्रुप अगर आपको कह रहा है कि ठीक आप क्लास लीजिए, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा मुझे लगता है कि वो अपने आप ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे तो याद है वो जाट कॉलेज में जब हम यहाँ रोहतक में थे तो वो भाई चलो 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 और सारे हॉस्टल चले, चलो चलो, वो केड़ों में जो है ना वो सारा, तो उसमें नुकसान हो जाता है आपका, पता सारा ही भटक गए, पता ही नहीं लगा। आप फेल हो गए तो चलो फेल तो नहीं हुए, लेकिन वो ना सारा सिस्टम गुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कभी काम नहीं आते उनके, तो हम काम आ गए, तो यही खुद का प्रेरोगेटिव है। बिल्कुल, स्टडी को प्रायोरिटी रखना चाहिए। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का बड़ा इशू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का इशू है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कि ऐसे ड्रग्स वगैरह ऐसे नशे का कुछ है। थोड़ा बहुत ओकेजनली स्टूडेंट यूज करते, लेकिन वो एल्कोहलिक और थोड़ा बहुत सूखा नशा से मतलब लिमिट है, उतना ज़्यादा नहीं है, और बहुत लिमिटेड है। एक्सपेक्टेड है कि एक चोरी छुपे है, चोरी छुपे थोड़ा बहुत। हॉस्टल वगैरह में जो होते हैं वहाँ, क्योंकि देखो ना दिल्ली तो महासागर है, वहाँ तो हर तरह का क्राउड आता है, तो वहाँ अगर हॉस्टल वगैरह में अगर बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि सीधा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो खतरनाक हो जाता है। उसमें तो जो हॉस्टल है तो हॉस्टल की जो अथॉरिटी है वो पूरा निगरानी रखती है अपनी तरफ से, और कभी कभी कंप्लेन भी आती है बाकी लोगों की तरफ से, तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा हॉस्टल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कहीं कोई माहौल नहीं है कि नशे का या कुछ ऐसा। एक आध केस कभी कभी ज़रूर आता है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप हॉस्टल सर्व इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वहाँ नशा पता करने वाले लोग रहते हैं, या किसी एरिया में आप इसलिए नहीं रहते कि नशा पता करने वाले। स्टूडेंट एरिया में सब स्टूडेंट हैं, और दिल्ली चूँकि थोड़ा महंगा है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट फिर कैसे अफोर्ड कर पाएगा ये सब चीज़ें, और पढ़ाई का चूँकि बर्डन है तो थोड़ा सा कमी है। तो पेरेंट्स का क्या रोल है सारे प्रोसेस में? पेरेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों पे जो है ध्यान देना चाहिए, मतलब बीच बीच में पूछते रहे पढ़ाई लिखाई को लेके, कॉलेज में कैसा चल रहा है, कुछ कोई समस्या है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई मेंटली कोई, तो उसको थोड़ा मतलब पूछते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों का, और उसको कैरियर में सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे स्कूलों में तो पेरेंट्स जो है पीटीएम होती है, तो कॉलेज में क्या होता है? अगर किसी फैकल्टी मेंबर से बात करना चाहें, बच्चे के बारे में फीडबैक लेना चाहें, ऐसा कोई सिस्टम है जिससे पेरेंट्स टच में रह सकते हैं? ऐसा कोई पेटीएम वाला कंसेप्ट कॉलेज में नहीं है, क्योंकि उसमें मान के चलते कि आप 18+ है तो आप एनफ मैच्योर है अपनी चीज़ों को डील करने के लिए। बाकी पेरेंट्स कभी भी कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे विजिटिंग रूम बना हुआ है, कभी भी फैकल्टी से जाके बात कर सकते हैं, तो उतना ओपननेस है, आप कभी भी जाके मिल सकते हैं। प्रिंसिपल से मिल सकते हैं? हाँ, कभी भी आप जा सकते हैं, कोई भी इशू हो वो रेज कर सकते हैं। हाँ, कभी भी पेरेंट्स के लिए हमेशा मतलब
अलाउड है, कभी भी वो आ सकते हैं, प्रिंसिपल से, फैकल्टी से, कॉलेज में घूमना उनके लिए अलाउड है हमेशा, हॉस्टल में भी कभी भी जा सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए? ग्रेजुएशन में जो है उसको मतलब अभी जैसे 4th ईयर का कोर्स है तो 1 साल तो वो चीज़ों का एक्सप्लोर करे, 2nd ईयर में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करे, लेकिन 3rd ईयर तक आते आते उसको एटलीस्ट एक मतलब क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि मुझे किस कैरियर में जाना है, और फिर उसको उसी में मतलब आगे देखना चाहिए कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है या किसी और प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, उसको मतलब एडवोकेसी में जाना है या जर्नलिज्म में जाना है या स्पोर्ट्स में जाना, तो वहाँ तक उसको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। और ज़्यादातर बच्चों को एक बार यूपीएससी का बुखार चढ़ता है, अब वो सभी की कॉम्पिटेंसी तो होती नहीं यूपीएससी क्रैक करने की, तो आप क्या सजेस्ट करते हो पेरेंट्स को, बच्चे को यूपीएससी का एक बार बुखार अगर वो वायरस चढ़ा है तो उसको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, या फिर उसको समझाना चाहिए कि नहीं भाई तेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वैसे मतलब बुखार जैसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि अगर किसी का ब्यूरोक्रेसी में इंटरेस्ट है तब तो ठीक है, वो कोचिंग ले या अपना सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी में करियर देख सकता है। अदरवाइज उसको अपना पैशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी के बाद भी क्विट करके अदर फील्ड में चले जाते हैं, तो वो तो आपका टाइम मतलब एक तरीके से वेस्ट हो गया। तो वो आपको पैशन अपना समझना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में और किस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन पैशन से करियर तो नहीं बनते ना। वैसे एक स्टडी आई थी कि इंडिया में 80% लोग गलत करियर में, जो उनका पैशन है उसमें उनका करियर नहीं है, जहाँ उनका करियर है वहाँ उनका मन नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी हमारे यहाँ थोड़ा काउंसलिंग का और थोड़ा सा समझाने बुझाने का अभी मतलब थोड़ी कमी है, क्योंकि स्टूडेंट को धीरे धीरे काउंसलिंग सेल भी कॉलेज में बन रही है, तो काउंसलिंग के माध्यम से भी वो अपना इंटरेस्ट मतलब समझ सकता है कि अब तो कई सारे काउंसलिंग टेस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े काउंसलर है, तो वो उनकी हेल्प मुझे लगता है ले लेनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अच्छा, लाइब्रेरी वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है वहाँ पर? क्या बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहे दिन में, कॉलेज के टाइम में अगर फ्री पीरियड है तो क्या वहाँ ऐसा सिस्टम है? हाँ, जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलती है, और जो यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है वो 24/7 खुलती है, और फुल्ली एसी लाइब्रेरी है। वहाँ पे मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग सारी किताब आपको अवेलेबल है, तो आपको उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अंकित भाई, फिर ये सारी बातें आपसे हमने जानकारी ली, अभी एक मैसेज जो आप देना चाहो, जो नए बच्चे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन अपने एक एकेडमिक करियर का शुरू करने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मेरी तरफ से हरियाणा के लोगों को यही मैसेज है कि अगर आप दिल्ली या कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे लोगों का माइंड क्या होता है कि हमें पढ़ने जाना है, पढ़ने नहीं जाना है, पढ़ने के साथ साथ वहाँ बनने जाना है। ये थोड़ा अप्रोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चे भी सोचते हैं कि हमें दिल्ली जाना है मतलब बीए करने जाना है या ग्रेजुएशन करने जाना, फिर वो पहले से ही माइंड में उनके है कि हमको 3-4 साल रहना, वापस आना है, तो फिर वो जो अपना जो कैरियर है या जॉब अपॉर्चुनिटी वो उसको थोड़ा लॉस कर देते हैं। तो पहले से माइंड बना के जाना है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं घर आऊँगा तो जॉब हाथ में लेके आऊँगा या अपना कैरियर एस्टेब्लिश करके ही आऊँगा। तो ये मोटिवेशन उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को मोटिवेट करें कि अपना कैरियर बनाने में पूरा दिन रात एक करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ फिर वही होता है ज़्यादातर कि आपने लड़का या लड़की को ग्रेजुएशन करने भेज दिया या कोचिंग करने, फिर उसको वापस बुला लिया, तो वो आपकी डिग्री ख़राब चली गई, जो आपने इतने दिन एक्सप्लोर किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्टीमेटली जब तक उसका लास्ट गोल जो कि एक परमानेंट सेटल लाइफ होता है, कैरियर या जॉब, तो उस तक उसको एटलीस्ट मौका भी मिलना चाहिए, और उसको भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत और पूरे मन से उसको अचीव करना चाहिए। बिल्कुल। तो अंकित भाई, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और होपफुली जितने भी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए बच्चे जाने वाले उनके लिए भी बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।